हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम महत्वपूर्ण प्रतिशत 8 देखेंगे जो एलटी सिलेबस में आपका हिंदी लगा हुआ। तो इसके अंतर्गत हम हिंदी साहित्य देखेंगे, उत्तराखंड साहित्य देखेंगे। और जैसे कि आपको मालूम होगा, मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप जानते हैं, कुछ लोगों ने यह पेपर देख भी लिया होगा कि कल एमपी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था। तो हिंदी से संबंधित हम उन प्रश्नों को देखेंगे। यह बिल्कुल नहीं है कि हमारा एलटी का पेपर है तो असिस्टेंट प्रोफेसर का तो बहुत हाई लेवल होता है, फिर लेक्चरर होगा, फिर लेक्चरर के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का होगा। परंतु हम उन बातों को, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने की कोशिश करेंगे जो हमारे सिलेबस से लगे हुए हैं। और जब 10 से 12 क्वेश्चन हम उत्तराखंड साहित्य के करेंगे, हिंदी साहित्य के करेंगे, उसके बाद 15 से 20 क्वेश्चन हम जो हैं एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के देखेंगे। और उत्तराखंड सिलेबस से कितना मिलता जुलता है वो क्वेश्चन है और हमारे लिए कितना उपयोगी वो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो आप निश्चित तौर पर उन बेहतर और सरल क्वेश्चनों को हम देखेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे आपके इसमें प्रयोजनमूलक हिंदी लगा हुआ है, तो उसके अंतर जो कंप्यूटिंग है, कंप्यूटिंग से संबंधित, हिंदी से संबंधित, और साथ ही जो देवनागरी लिपि है और भाषा से संबंधित, वो क्वेश्चन काफ़ी बेहतर बने हैं। तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं कि पूरा वीडियो आप देखना और निश्चित तौर पर एमपी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर निश्चित तौर पर आप देखना। यह आपके लिए औषधि का कार्य करेगा कि किस प्रकार से पर्सन बन सकते हैं। और आप देखोगे कि कल परसों मैंने अभी जब ये प्रैक्टिस सेट करवाया था, उसके अंतर्गत मैंने एक भाषा से करवाया था और ये जो प्रयोजनमूलक हिंदी से कराया था, वो क्वेश्चन डायरेक्ट 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए, उस पर भी हम जो है चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बने हुए हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये शब्दावली है गढ़वाली भाषा की। अलखण्या, अलखण्या को क्या कहते हैं? या शरारत। बी है नोनी, नोनू नोनी, लड़का लड़की। सी है ओडल, ओडल, तूफान आंधी। और डी है बुनिया, ये अणवा कर देना इसमें आधा, बुनिया बुग्याल। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, ये काफ़ी शब्दों को आप जानते होंगे, शब्दावली को आप जानते होंगे, और ये आपके सिलेबस में लगा हुआ है, उस बुक में लगा हुआ है। तो आएगा नहीं आएगा, लेकिन परंतु इससे हमें अनभिज्ञ नहीं होना है, विज्ञ होना है, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, बुनिया को भूमि नहीं कहते हैं, बल्कि बुनिया को क्या कहते हैं? बुग्याल नहीं कहते हैं, बल्कि भूमि कहते हैं, जंगली भूमि कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे कि बुनिया को जंगली भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है, गुमानी पंथ किस काल के कवि हैं? तो गुमानी पंथ किस काल के कवि हैं? आप जानते हैं कि गुमानी पंथ किस काल के कवि हैं? ए रीतिकाल, बी द्विवेदी युग, और सी छायावादी युग, और डी प्रगतिवादी युग। तो किस काल के कवि होंगे? तो यह क्वेश्चन आप जानते हैं और आप परिचित भी होंगे, तो इसका संशय नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा रीतिकाल। ठीक है, तो रीतिकाल के कवि किसे माना जाता है? किसे माना जाता है रीतिकाल का कवि? गुमानी पंथ को माना जाता है। और गुमानी पंथ जो है, काशीपुर में इनका जन्म हुआ था, 1790 में इनका जन्म हुआ था। और खड़ी बोली, उत्तराखंड का खड़ी बोली। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनता है कि खड़ी बोली का प्रथम कवि इन्हें माना जाता है। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, और जैसे कि ये कुमाऊं में तो रही, उत्तराखंड के जो गढ़वाल के राजा सूरदर्शन हैं, ये पॉइंट पे आपने रखना। कुमाऊं के तो रही, लेकिन सूरदर्शन शाह के भी ये दरबारी कवि थे। इस पॉइंट को भी आप नोट कर रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तारादत्त गैरोला के संबंध में कौन सा कथन गलत है? सदैई गीत की रचना 1921 में की, बी कविता गढ़वाली कवितावली की रचना की, सी इनका जन्म 1875 पौड़ी में हुआ था, और डी गढ़वाली हितकरणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? ठीक है, तो इनके संबंध में कौन सा सही है तारादत्त गैरोला के संबंध में? ठीक है, तो आपने आकलन कर दिया होगा, इसमें ज़्यादा मतभेद होना ही नहीं चाहिए। और तो निश्चित तौर पर उनका जन्म 1875 में तो हुआ था, परंतु पौड़ी में नहीं हुआ था। कहाँ पर हुआ था? टिहरी में उनका जन्म हुआ था। और पूर्व में मैं विस्तार से और व्यापक रूप से चर्चा कर चुका हूँ कि सारे कवियों की बात नहीं, जो आपके पाठ्यक्रम में 6 कवि लगे हैं, उनमें से 5 कवियों का जन्म टिहरी गढ़वाल में हुआ था। सारे विद्वान साथी टिहरी के थे। मात्र एक कवि हैं जो अबोध बंद बहुगुणा है, जिनका जन्म क्या हुआ था? पौड़ी में हुआ था। ठीक है,
इस पॉइंट को आप, और यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन बन गए। काफ़ी प्रसिद्ध है, सदैव गीत प्रसिद्ध है ही, गढ़वाली हितकरणी सभा भी है ही, और गढ़वाली कवितावली इनकी रचना है ही, है ना। एक इनका सॉन्ग्स ऑफ दद्दू दद्दू दयाल के पदों का इन्होंने अनुवाद किया था, और एक फौजी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। राय बहादुर की उपाधि इन्हें भी मिली थी, तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चक्रवाल किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक, काव्य। तो चक्रवाल किस विधा की रचना, अब तो आप इनसे परिचित हो गए होंगे कि काफ़ी क्वेश्चन बन चुके हैं गढ़वाली से, तो इसीलिए हमने भी सीमित बनाए हैं। उसके अंतर्गत हमने हिंदी का भी मिश्रण किया गया है, तो आप कन्फ्यूजन नहीं होंगे। इसका सीधा आंसर होगा नाटक, ठीक है। चक्रवाल हो गया, और साथ में गाँव की हरियाली, अंतिमगढ़, डूबता हुआ गांव, और माई का लाल, ये काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित हैं, ठीक है। अंतिमगढ़, डूबता हुआ गांव, माई का लाल, और गांव की हरियाली, चक्रवाल, ठीक है। और इनका एक उपन्यास है काफ़ी प्रसिद्ध है, भुक्ति भविष्य, इसको भी आप देख लेना। लेकिन नाटक इन्होंने ज़्यादा काफ़ी प्रसिद्ध और अच्छा कार्य किया नाटक साहित्य में। किस साहित्यकार ने गढ़वाली भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश से मानी? ठीक है, तो किस गढ़वाली साहित्यकार ने सौर सैनी अपभ्रंश से मानी होगी? ये काफ़ी प्रसिद्ध है, तो किसने मानी है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी चक्रधर बहुगुणा, और सी श्यामचंद्र नेगी। तो किसने मानी है, किसने नहीं मानी है? ठीक है, यह पॉइंट आपको याद रखना, किसने नहीं मानी है, ठीक है। हमारे पास जब साहित्य से सबसे पहले आता ही, तो इस पॉइंट को आप नोट जरूर रखेंगे कि अपभ्रंश से जो है किन कवियों ने माना, किन ने नहीं माना। कुमाऊं में खस एक शब्द आता है, जो खस शब्द का ज़्यादा प्रयोग कहाँ किया जाता था? गढ़वाली राजाओं में किया जाता था, उसका संबंध कुमाऊं से है। इस पॉइंट को भी देखो कोट करके आप देखने की कोशिश करना, ठीक है। तो उसका संबंध क्या है? गढ़वाली कुमाऊनी साहित्य से, उस खस भाषा का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या है? जो गढ़वाली भाषा की उत्पत्ति सौर सैनी से नहीं मानते हैं, तो उनमें से कौन है? तो 5 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी श्यामचंद्र नेगी, ठीक है। तो श्यामचंद्र इससे नहीं मानते हैं, बस ये दर्द या खस से गढ़वाली भाषा का मानते हैं, ठीक है। इनके इसके अंतर्गत एक काफ़ी प्रसिद्ध कवि है नामवर सिंह, ठीक है ना। नामवर सिंह आपने पढ़ा होगा। नामवर सिंह ने अच्छा कार्य किसमें किया? आलोचना में किया ना। तो आलोचना में आप इनकी काव्य देखते हैं, आलोचना में साहित्य में इन्होंने अच्छा कार्य किया। तो धीरेन्द्र वर्मा अच्छे साहित्यकार हुए हैं हिंदी साहित्य के, और जॉर्ज ग्रेसन तो काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इन्हीं की बोली, इन्होंने ही गढ़वाली भाषाओं को 8 भागों में बांटा था, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। देखो साहित्य तो आपको घूट घूट कर जितना पियोगे उतना ही कम है, और साहित्य, आप हिंदी साहित्य के अभ्यर्थी हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका विस्तृत ज्ञान होना ही चाहिए, क्योंकि आज के लिए नहीं, भविष्य परक, भविष्य के लिए भी। अगर आप यहाँ आगे अभी 1-2 महीने में जैसे लेक्चरर का एग्ज़ाम होगा, निश्चित तौर पर उसकी भी विज्ञापन निकलेगा, वहाँ पर भी आप अच्छा कार्य कर सकते हो। और हर आप एलटी का एग्ज़ाम, आप एलटी के टीचर तो बन जाओगे, लेकिन जब आप एलटी में कार्य करोगे तो आपकी ख्वाहिशें, आपके अरमान, आपके सपने उस और होंगे कि हमें तो लेक्चरर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सोच विचार आप वहाँ पे भी आपकी जिज्ञासा जगेगी, और आप यहाँ पर भी। और असिस्टेंट प्रोफेसर अभी यूसेट का एग्ज़ाम हुआ है, काफ़ी लोगों ने उत्तीर्ण किया है, तो निश्चित तौर पर असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्ज़ाम होगा। तो इस ओर भी अपने को ले, अगर अपने साहित्य में आपने हिंदी में अपना भविष्य को उज्जवल करना चाहते हो, भविष्य परक भविष्य को लेकर चलना चाहते हो, तो साहित्य को आपको बेहतर रूप से देखना होगा। आगे प्रश्न है, शेरदा का चर्चित और प्रसिद्ध गीत ओ परवा बोजी चपल की ल्याछो यसा यस लखनऊ स्टेशन से कब प्रसारित हुआ? अब इतना तो मालूम है कि ये शेरदा का है और लखनऊ स्टेशन से प्रसारित हुआ था, और काफ़ी चर्चित और प्रसिद्ध था। इसकी तुलना हम कहाँ कर सकते हैं? जैसे कि आपने देखा होगा, एक कहानी देखी होगी ना, कहानी पढ़ी होगी। तो जब कहानी पढ़ी, तो कहानी पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी साहित्य पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, हिंदू को पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। तो उसी की तुलना हम शेरदा से कर सकते हैं कि इस शेरदा जब शेरदा ने यह गाना गाया था, तो लोग इसको ऐसे सुनने लगे कि इनकी जिज्ञासाएं बढ़ गई उस ओर भी, ठीक है। तो ये आप इस हिसाब से भी इसको कोड कर सकते हैं। पहला है 1971, बी है 1970, सी है 1972, और डी है 1981। तो कब लखनऊ स्टेशन से इसको प्रसारित किया गया था? तो आप जानते हैं इसका आंसर बी होगा 1970 में, ठीक है।
प्रसिद्ध गीत है तो हो सकता है आप कोट करके भी इसका सन करेंगे। अगर बात आएगी तो 30 जनवरी, ठीक है ना, 30 जनवरी को, 30 जनवरी 1970 को, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, टिहरी के प्रथम गढ़वाली कहानीकार माने जाते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। महावीर प्रसाद गैरोला, तोता कृष्ण गैरोला, मोहन लाल नेगी और जीवानंद श्रीयाल, ठीक है। ये तोता कृष्ण, महावीर प्रसाद गैरोला, तोता कृष्ण गैरोला, तारादत्त गैरोला, ये तो आपके पीछे एग्जाम तक छोड़ेंगे नहीं, बस इनको तो कोट करके रखना ही रखना है। ये वहाँ पर भी आपको परेशान करके रखेंगे निश्चित तौर पर, लिख के ले लो इस बात को। तो इसलिए इनको कोट करके आपने पढ़ना ही पढ़ना है, ये टेरी वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। अगला प्रश्न क्या है इसमें, तो इसका महत्वपूर्ण, इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर सी होगा, मोहनलाल नेगी होगा, ठीक है। तो मोहनलाल नेगी ने बहुत अच्छा कार्य किया था और टेरी का इनको जो है, देखो साहित्य में भी टेरी ने अच्छा काम किया। अगर हम बात करें तो जो तोता कृष्ण गैरोला था, ये तो प्रथम पद्यकार लेखक माना जाता है इनको। अगर हम बात करें महावीर प्रसाद गैरोला को, तो उपन्यास की शुरुआत इनसे ही मानी जाती है। लेकिन टेहरी की कहानी की बात अगर हम करें तो टेहरी अगर कहानी की बात आएगी तो प्रथम कहानीकार के रूप में मोहनलाल नेगी को माना जाएगा। इनकी दो कहानियां हैं, एक तो न्यो निसाब है इनका, ठीक है, ठीक है ना। आप इसको आप एक नोट कर लेना। और दूसरा आप इनकी कहानी है बुरांस की पीड़ा, सुनिए ना, इनका एक उपन्यास भी है, ठीक है। तो इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। आगे हमने प्रश्न लिया है प्रयोजनमूलक या पत्रकारिता से संबंधित लिया है। संपादक के नाम पत्र में सेवा किस ओर लिखा जाता है। जब आप संपादक को पत्र लिखते हैं या पेपर के संपादक को लिखते हैं, जैसे दैनिक समाचार पत्र पत्रिकाओं का माध्यम बहुत है। आप दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, भिन्न भिन्न आप समाचार को लिखेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, दाएं ओर से, बाएं ओर से, नीचे की ओर से, सामने की ओर से। तो सेवा में किस ओर लिखेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 8वां का सही आंसर होगा बी, यानी बाएं ओर, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। अगला हमने नाटक से बना रखा है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि नाटक की भूमिका से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नाटक की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और इनके तत्व, इनके भेद कई बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पिछला भाग निपत्य नेपथ्य तथा 2 प्रवेश द्वार होते हैं को कहते हैं, क्या कहते हैं। ए रंगशीर्ष, बी रंगपीठ, सी नेपथ्य और डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। ये 3 भाग हैं इसके, ठीक है, 1 2 3। तो इसमें से क्या होगा, जो पिछला भाग है निपत्य तथा 2 प्रवेश द्वार होते हैं, तो इसको क्या कहेंगे हम, तो इसको कहेंगे हम ए रंग शीर्ष कहेंगे, ठीक है ना, इसको रंग शीर्ष कहेंगे, ठीक है। रंग शीर्ष क्या है, निपत्य और पिछला द्वार होगा और 2 प्रवेश द्वार होंगे। अगर रंग पीठ की बात आएगी तो ये पहला है, क्रम में पहला अगला भाग जहां नाटक खेला जाता, और नेपथ्य की बात आएगी तो यह क्या है, या पिछला भाग है जिसे दर्शक नहीं देखते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोई में कौन सा शब्द शक्ति है। अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोई, और कबीर का तो हिंदी साहित्य में भी क्वेश्चन बनते ही हैं, तो यहाँ पर भी इनके क्वेश्चन बनेंगे। तो इसका आंसर सही क्या होगा, तो इसका आंसर व्यंजना होगा। अब आपने एक पॉइंट नोट करना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप कोड करके अगर देखो, अगर व्यंजना शब्द शक्ति आएगी तो निश्चित तौर पर उन शब्दों में क्या होगा, सलेस अलंकार होगा, निश्चित तौर पर 90%, ठीक है। और आप जानते हैं कि वो जो है टेढ़े मेढ़े इस प्रकार से भाषा का शब्दों का उल्लेख करते थे कबीरा, तो उनके काफ़ी शब्दों में व्यंजना ही है, यानी सलेस अलंकार ही है, ठीक है। वो इस प्रकार के, क्योंकि उन्होंने अब उस समाज में उन्होंने ऐसी क्रांति लाए थे कि जब धर्म, जाति, भेद भाव, छोटा बड़ा, अपना पराया, सबको मिटाने की कोशिश की। उन्होंने ऐसे व्यंग से, अपने शब्दों से ऐसे बाण चलाए कि कोई भी उनसे, उनके बाणों से परिचित अपरिचित नहीं रहा, कि जो उन्होंने जो सामने था जिसकी आलोचना की समाज को। तो ये एक बड़ी क्रांति थी कबीर के उस वर्ग में, जब उन्होंने एक नई क्रांति ली कि भेदभाव से कुछ नहीं होगा, कर्म करने से ही बहुत कुछ होगा।
तो ध्यान रखना, अगर व्यंजन आएगा तो श्लेष अलंकार वहाँ पर आएगा। इस पॉइंट को मैंने पूर्व में भी कहा होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी का मानकीकरण किस वर्ष हुआ? 1966, 1961, 1965, 1967। तो हिंदी का मानकीकरण कब हुआ? 1967 में हुआ। ठीक है, इस पॉइंट को याद कर लेना, क्योंकि आपके मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ 4 टॉपिक आपके हिंदी देवनागरी लिपि और देवनागरी का विकास, हिंदी भाषा का विकास और हिंदी की बोलियाँ और भाषा। ठीक है, ये आपके उसमें लगा हुआ है। अब देखते हैं कि जो कल असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन था वो किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना था। तो हिंदी कंप्यूटिंग का संदर्भ मंगल से है। तो यूनिकोड और नॉन यूनिकोड, देखो मैंने इनको दोनों ही कोड करके लिखा था। अभी भी आप प्रैक्टिस सेट 6 और 7 में देख लेना। मैंने उसमें कहा था कि यह जो है यूनिकोड जो है 3 प्रकार से है। ठीक है, यूनिकोड का क्या है, 3 प्रकार से मैंने उसमें आपसे चर्चा की थी, तो आपने देखा होगा। ठीक है, उसमें मैंने चर्चा की थी कि यूनिकोड जो है और नॉन यूनिकोड पे भी मैंने उस पर चर्चा की थी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत जो है नॉन यूनिकोड और यूनिकोड शब्द में मैंने उसमें चर्चा की थी कंप्यूटिंग में। ठीक है, तो यूनिकोड जो पहला था वो यूनिकोड नॉन यूनिकोड था। अब जो आपका है वो यूनिकोड यूनी यहाँ पर यूनी लिखा है लेकिन इसको, ठीक है, तो यूनिकोड जो है एक फॉन्ट है। फॉन्ट मतलब जैसे हम फोन में कार्य करते हैं वहाँ पर अल्फ़ा बीटा आते हैं, तो अगर हम हिंदी का उपयोग करते हैं तो उसी को फॉन्ट कहा जाता है। और इस पर मैंने विस्तार से चर्चा वहाँ पर की थी कंप्यूटिंग में। ठीक है, 2 प्रकार के हमने चर्चा की थी, एक यूनिकोड और एक नॉन यूनिकोड। ठीक है, मैंने उसमें आपको बताया था, अभी जस्ट पहले की बात है, आप देख भी लेना, 1-2 दिन पहले की बात है। तो हमारा मतलब यह नहीं कि यह पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का है, हमारा मतलब यह है कि आपके इसमें हिंदी कंप्यूटिंग लगा हुआ है, हमारे लिए वह क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है और किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है, तो आपको यह जिज्ञासा डालनी है। ठीक है, तो मैंने उसमें कहा था कि कुछ फॉन्ट है यूनिकोड के, जैसे एक मंगल है, एक अपराजिता है और तीसरा है कोकिला। ठीक है, कोकिला, इस पर मैंने चर्चा की थी, उसमें भी लिख कर भी किया था, आप पूर्व के वीडियो देखोगे। और नॉन यूनिकोड होता है वो पहले चलता था, उसके अंतर्गत आप एक चाणक्य, एक कुर्ती देव आप नहीं भूलेंगे। ठीक है, बस इसीलिए मैंने इन क्वेश्चन को लाने की कोशिश की थी। भाषा शब्दावली पर मैंने विचार किया था, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली की स्थापना कब हुई थी? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इस पर भी हमने चर्चा की थी पूर्व में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो गया 1961। आयोग की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 61 की बात कर रहा है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो अगर मानक देवनागरी लिपि को प्रकाशित होने का, अभी ये 3 पॉइंटें हैं। एक तो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली का जो है 61 में हुआ था। ठीक है, और दूसरा जो है अभी एक मानक देवनागरी वर्णमाला का जो है 66 में हुआ था। ठीक है, तो इन पॉइंटों को भी आप देखेंगे। अगला है, भारतीय संविधान में राजभाषा बनाने का प्रस्ताव हिंदी भाषी ने रखा। कन्हैयालाल, मणिकलाल मुंशी और गोपाल स्वामी कृष्ण। आपने देखा होगा कि सेम क्वेश्चन यही जो है लेक्चरर 2021 में बना था। जब तक आप कोड नहीं करोगे तब तक आप ऐसे ही रहोगे। एक तरफ से चाहे आप 1000 यूट्यूब देख लो और 1000 लाइब्रेरी चले जाओ, 1000 अध्ययन करा दो, कर लो, लेकिन जब तक आप चिंतन रूप से नहीं करोगे मित्रों, तब तक असंभव ही है। आप बेहतर रूप से करते हो, रचनात्मक अध्ययन करते हो, तो निश्चित तौर पर कोई भी शक्ति आपको नहीं रोक सकती है एलटी परीक्षा या लेक्चर परीक्षा को उत्तीर्ण करने से। अगला प्रश्न है, पंत की काव्य कृतियों का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम होगा? तो आप जानते हैं पल्लव गुंजन। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन तो नहीं पड़ा। जो क्वेश्चन है मैं उन्हीं को कोट कर रहा हूँ कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखो आपके उसमें चिंतामणि लगा हुआ है। ठीक है, तो चिंतामणि के भाई भूषण, मतीराम, जटाशंकर 9, 11, 17 इस प्रकार से इनके जन्म हैं। ठीक है, तो कृपा शंकर नहीं है, जटाशंकर हैं। ठीक है, इस पर भी मैं पूर्व प्रश्न पत्र पर चर्चा कर चुका हूँ। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की भाषा का वर्णन किया गया? तो कब किया गया? 348 में किया गया है। ठीक है, 348 में किया गया है। और यही क्वेश्चन यू सेट सेम के सेम यू सेट 2024 जो जनवरी में हुआ था, यही क्वेश्चन बना हुआ था। अगर जिसने यू सेट दिया और जिसने दिया ही नहीं होगा तो वो कहाँ से इस पर ध्यान देगा। ठीक है,
तो यही क्वेश्चन सेम के सेम बना था। अब वो नहीं कि अब वो चला गया ना 343 वाला कि हिंदी को संवैधानिक दर्जा मिला था और राजभाषा के विकास के लिए 351। तो अब कुछ नया थोड़ा सा उस ओर आपको ध्यान देना होगा। आगे है, मुनि जिन विजय ने हिंदी जैन रासक परंपरा का आदि ग्रंथ किसे माना था? तो यह रेवती गिरिरास होगा। अगला, संविधान के अनुच्छेद, अच्छा ये हो गया राजभाषा, ये राजेंद्र प्रसाद। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखो इस पर भी हमने चर्चा की थी और बेहतर रूप से मैंने चर्चा की थी। और यह क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया था मैंने कि राजभाषा को कितने भागों में बांटा गया? तो 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बना रखा है 6-7 में, आप देख लेना। ठीक है, आप अभी जस्ट की बात है कि मैंने उसमें राजभाषा के जो गढ़वाली साहित्य के 10 क्वेश्चनों के अंतर्गत उसमें राजभाषा का उल्लेख किया था। एक तो मैंने यूनिकोड वाला और यही क्वेश्चन मैंने डाल रखा है। ये क्वेश्चन मैंने अभी 2-4 दिन पूर्व में ही बनाया था। तो राजभाषा 1974 में, ठीक है, की बात कर रहा है, तो इसमें क वर्ग में है, तो क वर्ग में हरियाणा है। देखो मैंने उसमें आपको क्लियर किया था, आपको ध्यान होगा और शायद होगा ही कहाँ जब आपने देखा ही नहीं होगा। क वर्ग के अंतर्गत पहला पॉइंट है हिंदी भाषा क्षेत्र है। जैसे कौन सा हिंदी भाषा है? उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, ठीक है, उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, और झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तो बाद में बने उसी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने आपको बेहतर रूप से समझाने की कोशिश की थी। इसके अंतर्गत 7 भाषाएं हैं, 7 बोली क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, बिहार, दिल्ली, हरियाणा। और ये क्वेश्चन नेट 11 में बनता ही बनता है। शायद जिन्होंने दिया होगा उनके लिए तो ये आसानी रहा होगा निश्चित तौर पर। अगर ख वर्ग की बात आएगी तो ख वर्ग में 5 हैं। ठीक है, एक तो पंजाब हो गया, फिर एक इसके अंतर्गत गुजरात हो गया। अब इनकी भाषा का आधार क्या था? ये द्विभाषा, ये हिंदी का भी प्रयोग कर सकते थे और अंग्रेजी या कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते थे। गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, चंडीगढ़, पंजाब और ये अंडमान निकोबार द्वीप, ये 5 भाषाओं एक ख वर्ग के अंतर्गत आएगी। ठीक है, ये मैंने उसमें भी समझा रखा है आपको, इस सारा भाषाओं का उल्लेख किया है अभी हफ्ता भर पहले। और तीसरा वर्ग के अंतर्गत ये गौ वर्ग के अंतर्गत आएगा, तो उसके अंतर्गत क्या आएगा? उसके अंतर्गत 4 भाषाएं हैं। पहले के अंतर्गत 7 भाषाएं, दूसरे के अंतर्गत 5 भाषाएं हैं और चौथे के अंतर्गत चार भाषा क्षेत्र दिए हैं। क्यों? एक तो बंगाल है, ठीक है, दूसरा उड़ीसा है और तीसरा क्या है? पूर्व उत्तर क्षेत्र है। पूर्व उत्तर क्षेत्र कौन सा? जैसे आसाम, मणिपुर, मेघालय, वो वाला क्षेत्र। और फिर दूसरा आ गया द्रविड़ भाषी क्षेत्र। अब द्रविड़ भाषी क्षेत्र कौन हुए? जैसे तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये वाले क्षेत्र किसके अंतर्गत आएंगे? अंग्रेजी भाषा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, बस इनको लाने का मेरा यही आधार था कि 3-4 क्वेश्चन डायरेक्टली इस प्रकार से बने थे। इसलिए बने थे क्योंकि हमने कोड करके उन क्वेश्चन को रखा है। अब हमारे उत्तराखंड में बने न बने वो अलग बात है, क्योंकि हमने कंप्यूटिंग भाषा को, प्रयोजनमूलक भाषा को कोड करके क्वेश्चन डाला था। ठीक है, उसमें देवनागरी लिपि को भी कोड करके डाला था और भाषा बोली से भी कोड करके डाला था। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रचार प्रसार युद्ध नागरी प्रचारिणी सभा काशी की स्थापना हुई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण, इसको मैंने पिन कर रखा है। तो कब हुई थी? तो यह क्वेश्चन जो है इसमें कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या? मुझे लग रहा था ये क्वेश्चन, मुझे निश्चित तौर पर इसमें सभी को नंबर मिलेगा और ये क्वेश्चन जो है भार होगा, क्योंकि जो नागरी लिपि की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई को। ठीक है ना, 16 जुलाई 1893। और इसी के तहत आगे जो है नागरी लिपि ने जो एक पत्रिका निकाली थी 1997 में निकाली थी। और इसी के तहत आगे 14 अक्टूबर 1995 को क्या हुआ था कि नागरी प्रचारिणी लिपि ने एक सरस्वती पत्रिका का संपादन मंडल की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत आप देखते हैं पहला नाम श्याम सुंदर दास, जगन्नाथ रत्नाकर, किशोरी लाल वाजपेयी, राधा कृष्ण दास और कीर्ति प्रसाद खत्री। ठीक है, और उसके बाद एक नई क्रांति आ जाती है। कौन सी क्रांति आ जाती है? जहाँ की भाषा की शुद्धता की बात आएगी, जहाँ हिंदी व्याकरण की शुद्धता बात आएगी, वह कार्य किसने किया था? सरस्वती पत्रिका ने किया था, जो कि जनवरी माह में इसका निकली थी पत्रिका। ठीक है, तो इसी के तहत क्रम है बस। तो कुल मिला के हमें इतना नहीं जाना है, लेकिन हमें ये देखना है कि इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी होने के लिए तो बहुत से बड़ी कहानी होगी। बस साहित्य इतना है कि आपको देखना है, मतलब आप कुछ तो आप इसको तो देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, देवनागरी लिपि है जो अक्षरात्मक है। ठीक है, आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
परमार्जित गद्य की प्रथम पुस्तक को माना, तो आप जानते भाषा विशिष्ट को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बाहर होगा क्योंकि ऑस्ट्रिया हमारे पास दूसरी भाषाओं का लगा नहीं है, यह जो है नेट में है। तो भाषा क्षेत्र में टॉ वर्ग में ऑस्ट्रियक, ठीक है, ऑस्ट्रिक, तो यह हमारे पास लगा नहीं हुआ, लेकिन निश्चित तौर पर तो आप देखना चाहिए। हाँ, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकार बहुला बोली नहीं है, आकार बहुला बोली। ठीक है, यह क्वेश्चन भी मैंने आपको जब हिंदी में था तब मैंने इसको आपसे इस पर चर्चा की थी, और इसके अंतर्गत मैंने चर्चा की थी एक इसके अंतर्गत, इस भाषा के अंतर्गत। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी कि जो भाषाएं हैं, ठीक है, हरियाणा भाषा जो है आकार बहुल के अंतर्गत आएगी, जबकि बुंदेली बोली, कन्नौजी बोली, ठीक है, ब्रज भाषा और खड़ी बोली, बुंदेली बोली, कन्नौजी बोली और ब्रज भाषा, ये तीनों किसके अंतर्गत आएगी? ओकार बहुला के अंतर्गत आएगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास बोली भाषा लगी तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन बन सकता है। अब जो ये भाषा है हरियाणी भाषा आकार बहुला है, थोड़ा ध्यान रख लेना, इसी के अंतर्गत अगर आ जाएगा तो खड़ी बोली भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, आकार बहुला के ही अंतर्गत आती है। अगर हम बात करें तो जैसे भोजपुरी इकार बहुल के अंतर्गत आती है, अवधी और बघेली उदासीन के अंतर्गत आती है। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ पर मैं इसको इसलिए कोट कर रहा हूँ कि जो है हमारे इसमें जो गढ़वाली बोली भी है, ये भी आकार बहुल के अंतर्गत आती है। गढ़वाली कुमानी क्षेत्र की बोली जो भी किसके अंतर्गत आती है? महत्वपूर्ण तथ्य है यह कि यह जो है, आप अगर हिंदी साहित्य की अच्छी बुक भी पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? आकार बहुल के अंतर्गत मिलेगा। परंतु जो आपके पास साहित्य लगा है वहाँ पर अगर गढ़वाली भाषा को आप पढ़ोगे, मैं अपना सिलेबस की बात कर रहा हूँ, गढ़वाली भाषा साहित्य की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो गढ़वाली भाषा को दिया गया है उसके अंतर्गत उकार बहुल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर एक किसी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया था इस क्वेश्चन पे, और मुझे भेजा था 1-1.5 महीने पहले, तो किसी न किसी रूप में चलता ही है। लेकिन ये आप देखोगे जैसे स्टार्ट आप इतिहास पढ़ोगे तो दूसरा पृष्ठ में आप देखोगे इसको, तो पृष्ठ संख्या 8 पर आप देखना, तो उकार बहुल लिखा गया है। अब क्वेश्चन आएगा कि हम किसको माने, क्वेश्चन बन सकता है, तो निश्चित तौर अगर क्वेश्चन गढ़वाली साहित्य के बनेंगे तो आप उकार बहुला करोगे, क्योंकि गढ़वाली साहित्य के हिसाब से तो बुक है, मेरा मानना यह है। बाकी आप इस पर खुद शोध और आप खुद इस पर चिंतन कीजिएगा। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, मिश्रबंध विनोद के अनुसार प्रारंभिक काल माना, तो यह संवत और सन में कई बार मतभेद हो जाता है, और निश्चित तौर पर 700 से 14 यहाँ पर अच्छा दिमाग चला उस बंदी का भी, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जिसने भी पेपर दिया होगा तो उसने भी यहाँ पर मूल्यांकन आकलन जरूर किया होगा। ठीक है, तो उसने पहले इसको कन्वर्ट किया था कि इसमें संवत में, और संवत में ही 700 से 1400 स्पष्ट दिखता है, वही हमारे दिमाग में कुछ कॉमन अंक होते हैं, तो अंक हमारे दिमाग में छप जाते हैं, और फिर उस हिसाब से उसने यहाँ निकाला, तो निश्चित तौर पर ये बात बेहतर है। आगे रमेश चंद्र शाह को पद्मश्री कब सम्मानित कब हुआ था? तो पद्मश्री उन्हें 2004 में मिला था, और उनको पुरस्कार विनायक के लिए भी मिला था 2000 में। ठीक है, और यही एक क्वेश्चन है कि 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था, आप इस पॉइंट को नोट करेंगे। आप देखो लिपि में बना है और कंप्यूटिंग से भी एक क्वेश्चन और बन गया है, लिपि नामक भाषिक कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया? तो IIT मद्रास ने किया था। अब देखो गढ़वाली साहित्य का क्वेश्चन यहाँ बन चुका है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को डालने की कोशिश की। देखो लोक साहित्य में पावड़ी, अब देखो हम लिखते हैं ना, हमने जो हमारे इसमें की बुक में है तो वो क्या है? पवाड़े, और तो पवाड़ा ही होता है। ठीक है, पवाड़ा शब्द में किस विधा से प्रयुक्त होता है? तो आप जानते हैं कि लोक कथा से होता है। ठीक है, अब देखो आप सोचोगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर MP यानी मध्य प्रदेश का ये कैसा क्वेश्चन बन गया भाई, उत्तराखंड का? तो देखो बोली भाषाएं होती है, जैसे बांग्ला भाषा में, महाराष्ट्र में एक बोली भाषा आपने असिस्टेंट प्रोफेसर में और नेट में देखा होगा, तो लौकिक साहित्य से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग वहाँ पर किया गया होगा। इसके संबंध में मैंने बेहतर रूप से आपको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है,
मैंने आपको बेहतर रूप से समझाया है। समझाया क्या, मैंने उस पर लिखने की कोशिश की गई है कि इस प्रकार से यहाँ पर मैंने उसका उल्लेख किया था। ठीक है, क्यों किया था कि जो लौकिक साहित्य है, ठीक है, हमारा जो लौकिक साहित्य है उसके अंतर्गत हमें इस बात का ध्यान रखना है कि एक तो जैसे शब्दावली के अंतर्गत काफ़ी बातें ऐसी आती है, जैसे लोक कथा को क्या कहते हैं इस बारे में मैंने चर्चा की थी, और लोक भाषा में क्या कहते हैं इस पर मैंने विस्तार से चर्चा की थी, अगर आपने देखा होगा तो। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट कोट करना है, बाकी लंबी कहानी तो बहुत हो जाएगी। बस यही है कि आप पवाड़े भी आएगा तो आप कन्फ्यूजन मत होना। ठीक है, पवाड़ी, पवाड़ा लिखा है, पवाड़े भी आएगा तो आप कन्फ्यूजन मत होना। अब ये क्या होता है, देखो, लौकिक साहित्य में लोक गाथा पवाड़े कहते हैं। ठीक है, लौकिक साहित्य में जो है पवाड़े कहते हैं। जैसे राजू मालो शाही की कथा होगी, रामी बौरानी की हो गया, जीतू बगड़वाल हो गया, ये किसके अंतर्गत आ गया, ये पवाड़े के अंतर्गत आ गया, पवाड़ा या पवाड़ी के अंतर्गत आ गया। अगर लोक गाथा की, पौराणिक गाथा की बात आएगी तो उसमें जागर आ जाएगा। ठीक है, जैसे जागर, गंगनाथ की जागर आपने सुना होगा कि एक कहानी में बहुत प्रसिद्ध है गंगनाथ की जागर, जैसे भैरव की जागर, ये गंगनाथ कुमाऊं में काफ़ी चलता है, गंगनाथ जी। ठीक है, तो वहाँ पर अगर एक आएगा ऐतिहासिक, तो ऐतिहासिक से पवाड़े आएगा, और पौराणिक आ जाता है लोक कथा आ जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को आप, और बाकी लोक उक्तियाँ को आप जानते हैं, लोक उक्तियाँ जो कहावतें लोक उक्तियाँ होती है उनको अखाड़ा पखाड़ा कहा जाता है। ठीक है, अखाड़ा पखाड़ा कहा जाता है, और पहेलियों को आड़ा या एंड कहा जाता है, और लोक वार्ता को पैडोली कहा जाता है। इस पर भी मैंने चर्चा की थी, ये अगले महीने 18 तारीख को की थी जब मैंने साहित्य से संबंधित क्वेश्चन बनाया था। बस इससे हमारा नहीं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 150 क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के बने थे, लेकिन उसमें से छान कर जो हमारे लिए उपयोगी हैं उन 20 से 25 क्वेश्चनों को मैंने इसमें रखा गया है। आगे है, निम्न में से हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 10 में था, निश्चित तौर पे महात्मा गांधी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो इसके प्रथम अध्यक्ष जो है कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। जो पुरुषोत्तम दास टंडन थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, महात्मा गांधी भी अध्यक्ष थे, तो लेकिन अलग अलग सिलसिले में थे। जैसे 17 में गांधी थे, 17-18 में। ठीक है, ये इसके प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री वो नहीं जो प्रधानमंत्री होते हैं, इस समिति के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, आगे है राम नरेश त्रिपाठी की, ये तो आप हिंदी का है, पद्य प्रसून है। आगे प्रेमचंद की नशा में, ये भी कहा, ये अब देखो यहाँ से भी एक रामचरितमानस से बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। रामचरितमानस से अरण्य कांड में नवादा भक्ति के उपदेश करते हुए पहली भक्ति बताई गई है, तो कौन सी भक्ति बताई गई है, ये संतों और सत्संगों की भाषा का उल्लेख किया गया है। बाकी पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानते हैं तो प्रेमचंद मानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ 15 से 20 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे और लेवल के क्वेश्चन थे। और सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे सिलेबस से जो मिलता जुलता है एलटी से, अब होने के लिए तो बहुत सी चीज़ें होगी, बहुत से हाई लेवल पे होगी, तो हाई तो वह नहीं करना। और निश्चित तौर पे जब जब आप इस प्रकार से पेपर एग्जाम देते हो, फाइट करते हो, तो आपका चिंतन शक्ति, सर्जन शक्ति बढ़ती है, और यही आपके लिए औषधि का कार्य करती है एग्जाम में। तो अच्छा लगा होगा तो अपने मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने मित्रों तक भी पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। धन्यवाद।